यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ड्रग कम इनटू ब्लड एंड गोज इनटू टिश्यू। अब टिश्यू में जाके क्या होगा कि ड्रग वहां पे अपना एक्शन करेगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या हो गया कि ड्रग गया ब्लड में, ब्लड में जाने के बाद कहाँ गया, टिश्यू में। अब टिश्यू में क्या करेगा कि ड्रग अपना एक्शन करेगा, वहां पे जाके वो अपना काम करेगा और काम करने के बाद क्या होगा कि ड्रग को वहां से बाहर भी निकलना है तो अपना एक्शन को उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो बाहर निकलने के लिए जो ड्रग का एक्शन को स्टॉप करना पड़ता है तो उससे क्या बोलते हैं कि एलिमिनेशन बोलते हैं। और एलिमिनेशन में दो तरह का होता है, एक एक्सक्रीशन के थ्रू होता है और एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि स्टॉप द एक्शन। एलिमिनेशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और एक एक्सक्रीशन के थ्रू। और एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, किडनी से होगा। तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, अभी हम लोग को पढ़ना है बस मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ड्रग जो होता है उसको एक्टिव फॉर्म जो होता है ड्रग को उसको इनएक्टिव बनाना, एक्टिव टू इनएक्टिव। या फिर इसको बोल सकते हैं कि एम ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना। और उसको कैसे बनाया जाएगा, ड्रग को तोड़ के। तो मेटाबॉलिज्म का मेन मतलब क्या होगा कि ब्रेक द ड्रग। अब जो मेटाबॉलिज्म जो होता है कैसे होता है, तो इसमें होता है दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है फेज वन रिएक्शन और दूसरा होता है फेज टू रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन में होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि तोड़ना, ब्रेक करना। और एनाबॉलिक रिएक्शन कहने का मतलब होता है जो फेज टू रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं जोड़ना, यानी कि ऐड करना। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन जो फार्माकोलॉजी होता है इसमें बोला जाता है इसको फेज वन रिएक्शन और फेज टू रिएक्शन। तो फेज वन रिएक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है ड्रग का उसको एक्सपोज करना, यानी कि बाहर निकलना। और बाहर निकल के जिसे क्या होगा कि ड्रग को जो फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज जैसी होगा तो उसको स्टिकी बनाया जाएगा। जैसे वो फंक्शनल ग्रुप स्टिकी हो जाएगा तो क्या होगा कि फेज टू रिएक्शन होगा और वहां पे आपस में वो जोड़ के क्या होगा कि यहाँ पे इस ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाया जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल कौन बनाता है, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग बनता है फेज टू रिएक्शन के बाद बनता है। लेकिन जो फेज वन जो रिएक्शन होता है यहाँ से ड्रग को क्या किया जाता है कि स्टिकी बनाया जाता है और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप। अब इसको इस तरह से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि फेज वन रिएक्शन होता है तो ड्रग को तो स्टिकी बनाया जा रहा है, उसको जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एक्सपोज किया जाता है। लेकिन जो फेज टू रिएक्शन होता है वहां पे जाके ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे इसको समझिएगा इस तरह से कि घर में अगर एसी लगाना होता है, जो स्प्लिट एसी लगाया जाता है, तो ऐसे तो नहीं होता है कि एसी को लाके बस जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि घर के दीवार में छेद किया जाएगा, छेद करने के बाद वहां पे उसको फिट किया जाता है। तो उसी तरह से काम होता है जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो फेज वन रिएक्शन होता है, इसका काम होता है कि जो ड्रग होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एक्सपोज करके उसमें घुस के छेद करके उसके अंदर जाके उसको स्टिकी बनाना, इसका काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फेज वन रिएक्शन के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लेशन, डीएमिनेशन और हाइड्रोलाइजेशन। और ये जितना चीज होता है ये तोड़ने का काम कर रहा है। ये देखिए ऑक्सीडेशन तोड़ रहा है, रिडक्शन टूट रहा है, हाइड्रोलाइसिस लाइसिस हो रहा है, इसका मतलब ही टूटना होता है। साइक्लेशन क्या होता है, इसका मतलब ही टूटना ही होता है। डी एमिनेशन, डी देखिए डी यहाँ पे है, एमिनेशन एमाइन ग्रुप है जो डी एमिनेट हो रहा है। और हाइड्रोलाइजेशन मतलब कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो मतलब कि सारा चीज जो टूटने का काम होता है फेज वन रिएक्शन में होता है। लेकिन जो फेज टू रिएक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है कि ऐड होगा, जैसे ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, एसाइटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फोनेशन। यहाँ पे क्या चीज हो रहा है कि कोई चीज आपस में जुट रहा है। तो कभी भी फेज वन रिएक्शन फेज टू रिएक्शन देखा जाएगा तो वहां पे ये ध्यान देना है कि कौन सा चीज टूट रहा है और कौन सा चीज जुट रहा है आपस में। तो वहां से देख के आप पता लगाइएगा कि फेज वन रिएक्शन है कि फेज टू रिएक्शन है। जैसे ही फेज वन रिएक्शन आएगा तो वहां पे सब चीज टूटेगा, लेकिन जैसे फेज टू रिएक्शन आएगा तो वहां पे सब चीज आपस में कंबाइन होगा। तो मोस्ट कॉमन जो होता है रिएक्शन जो होता है फेज टू का, तो इसको होता है ग्लूकोरोनिडेशन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है।
लेकिन यही जो फेज 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीडेशन जो होता है ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो ये तो था कि फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेटा एसिटाइलेशन क्या होता है। तो एसिटाइलेशन कहने का मतलब कि ये तो फेज 2 रिएक्शन का पार्ट हो गया एसिटाइलेशन। अब ये क्या करवाता है कि एक एंजाइम होता है शरीर के अंदर, तो एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है कि शरीर में जो एसिटाइलेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है। तो ये इससे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी दवाई अगर आपके शरीर में, जैसे यहाँ पे फास्ट एंड स्लो, अब इसको कहने का मतलब कि जो कोई भी चीज अगर फास्ट हो रहा है शरीर में, अगर एसिटाइलेशन प्रोसेस फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है या फिर नॉर्मल है, तो क्या होगा। तो बहुत सारा स्टडी ऐसे किया गया है कि बहुत तरह के लोग को लिया गया है, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होगा कि मोस्ट कॉमन ये देखा गया कि एसिटाइलेशन प्रोसेस जो होता है कि नॉर्मल होता है। तो उस दौरान अगर यहाँ पे एक दवाई है जैसे कि आइसोनियाजाइड, ये टीबी का दवा होता है, इसका डोज है 300 मिलीग्राम। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए है, तो नॉर्मल किसी भी के अंदर अगर दिया जाएगा तो ये आइसोनियाजाइड जो होता है तो 300 मिलीग्राम ये दिया जाता है। लेकिन जब यही दवा किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिया गया और उसके अंदर जो डिजीज था वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी दवा नॉर्मल अमाउंट में दिया जा रहा है और उस दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसा समझा जाता है कि उसके अंदर जो एसिटाइलेशन जो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, जिसके वजह से जो दवा होता है बहुत पहले ही वो वाटर सॉल्युबल बन जा रहा है और शरीर से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन अगर किसी को दवा दिया गया और दवा से क्या होता है कि टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो टॉक्सिसिटी होगा तो क्या होगा कि जो भी दवा का जो साइड इफेक्ट होता है तो वो होगा। तो आइसोनियाजाइड जो होता है तो इसका मेन साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है तो ये दवा का साइड इफेक्ट हो गया। तो जैसे किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को दवा दिया गया उसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है, तो ये दवा को चेक करके देखा जाएगा कि उसके अंदर एसिटाइलेशन का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। अगर स्लो है तभी ये जाके प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके बाद क्या किया जाएगा कि ये दवा को बदल दिया जाएगा या फिर दवा जो होता है कुछ और अमाउंट में उसको दिया जाएगा। सबसे पहले आएगा सल्फोनामाइड, दूसरे नंबर पे आएगा हाइड्रेलाजिन, तीसरे पे आएगा आइसोनियाजाइड और प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड क्या है, एंटी एरेथमिक ड्रग है। सल्फोनामाइड की जगह इसमें एक और भी चीज है डेप्सोन, जो कि लेप्रेसी जो बीमारी होता है उसमें दिया जाता है। तो ये जो ड्रग होते हैं मेटाबोलाइज होता है किसके थ्रू, एसिटाइलेशन के थ्रू। तो इतना ही ड्रग है, इसके अंदर बहुत सारा ड्रग है, 200-400 और भी ड्रग है, लेकिन वो सारा ड्रग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ड्रग इंपॉर्टेंट है बस इतना ही है। और ये जो ड्रग होता है जो सिप ड्रग होता है ये निमोनिक है, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजाइड एंड प्रोकेनामाइड। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि एसएलई साइड इफेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक लिपस इरिथ्रोमेटस। और एक चीज और बता रहे हैं कि जो एसिटाइलेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर किसी को वो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो चाहते होंगे कि हाँ उनको कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर एसिटाइलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल नहीं पता चलता है। ये कब पता चलता है कि कोई भी दवा दे दिया गया है उसका साइड इफेक्ट हो रहा है या फिर दवा का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर ब्लड लेके उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है कितना अमाउंट में है, ज्यादा बन रहा है कि कम बन रहा है। तब वो चेक किया जाता है कि जो एसिटाइलेशन है वो स्लो हो रहा है या फिर फास्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एंजाइम जो होता है दो तरह के हैं, माइक्रोजोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। तो माइक्रोजोमल एंजाइम है ये क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, और नॉन माइक्रोजोमल जो एंजाइम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर प्रेजेंट होता है। माइक्रोजोमल एंजाइम क्या होता है कि इंड्यूसर होता है और इनहिबिटर होता है, मतलब कि लीवर में जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है या फिर उसको रोक देता है। लेकिन जो नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम होता है ये क्या करता है कि ये ना इंड्यूस करता है ना ये इनहिबिट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम होता है। तो सबसे पहले तो लीवर में एक तरह का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम, और ये जो होता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो कैटेगरी होता है तीन तरह का कैटेगरी है, CYP3A4, CYP2D6, CYP319 और CYP2C9। तो ये एंजाइम का टाइप है। तो यहाँ से कौन कौन सा ड्रग होता है जो लीवर से होकर गुजरता है तो इसको जानते हैं। तो इसका एक निमोनिक है सीटी स्कैन, ठीक है। तो CYP3A4 जो होता है एंजाइम का जो टाइप होता है इसका निमोनिक है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन से क्या हो जाएगा, सी से होता है साइक्लोस्पोरिन,
और टी से टैक्रोलिमस। और ये जो दोनों जो होता है क्या होता है कि इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला, दबाने वाला दवाई होता है। उसके बाद होता है एस से स्टैटिन, रोजास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, इस तरह के जो दवा होते हैं स्टैटिन, जो एंटीलिपिडेमिक जो ड्रग होते हैं उसको बोला जाता है। सी से कैट ड्रग। अब कैट ड्रग में कौन कौन सा आ जाएगा इसमें देखते हैं। सीसाप्राइड। ए से हो जाएगा एस्टेमिजोल और टी से हो जाएगा टर्फेनाडिन। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो दवाई है ये क्या हो गया है कि मार्केट से भी बैन हो गया है, इसको मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये याद रखना जरूरी है। तो मार्केट से बैन होने का क्या कारण होता है कि ये जो दवा होता है क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाता है, यानी कि क्यूटी जो होता है ईसीजी में उसको इंक्रीज करवा देता है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सी ए टी कैट, कैट मैंने बिल्ली, बिल्ली क्या होती है, प्यारी होती है, क्यूट होती है, यानी कि क्यूट क्यूट, क्यूटी प्रोलोंगेशन यानी कि क्यूटी को इंक्रीज करवा देता है। उसके बाद होता है ए से हो जाएगा एमियोड्रोन, एंटी एरेथमिक ड्रग है। और एन से हो जाएगा नाविड। नाविड ड्रग क्या होता है कि एचआईवी के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट है CYP2D6। CYP2D6 में क्या होता है कि 2D6, यहाँ पे इसका निमोनिक है 2D6। 2 से क्या हो जाएगा ए 2 यानी अल्फा और बीटा, तो बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर के लास्ट में क्या होता है, लोल होता है। मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल, जितने भी ड्रग के लास्ट में लोल लोल लगते हैं उसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। एंटी डिप्रेशन, एंटी एरेथमिक। कहने का मतलब कि सिक्स, सिक्स से क्या होता है, सेक्स। सेक्स का नाम सुनते ही क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन काफी तेज होने लगता है, पल्पिटेशन होने लगेगा, तो उसको कम करने के लिए कौन सा दवा दिया जाएगा, एंटी एरेथमिक तक दिया जाएगा। इसको बस याद करने के लिए है और कुछ ऐसा नहीं है। तो एंटी एरेथमिक ड्रग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2D6 जो साइड एंजाइम होता है उसके अंदर आता है, लेकिन एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कौन सा, जिसको बोलते हैं एमियोडरोन। एमियोडरोन कहाँ पे आया था, CYP3A4 में आया था। तो एक्सेप्ट एमियोड्रोन। एमियोड्रोन के अलावा जितना भी दवाई है एंटी एरेथमिक जो होता है वो CYP2D6 से होके ही गुजरेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं CYP2C19। अब इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, इसके अंदर आता है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल क्या होता है कि ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है। और जो एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है इसको किस में काम करते हैं, एमआई में, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में या फिर स्ट्रोक में। जो क्लोपिडोग्रेल होता है इसको बोलते हैं प्रो ड्रग। अब कैसे प्रो ड्रग होता है इसको बताते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले कि ये दवा जब भी आप लेते हैं तो लेने के बाद शरीर के अंदर कौन सा एंजाइम है, CYP2C19, इससे होके गुजरता है। जब ये इससे होके गुजरेगा तभी जाके ये एक्टिव फॉर्म बनता है, यानी कि अंदर में वो काम करता है। लेकिन उसके पहले ये दवा जो होता है इनएक्टिव रहता है। जैसे ये CYP2C19 से मिला उसके बाद ये शरीर के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में बन गया। लेकिन कभी भी अगर क्लोपिडोग्रेल के साथ आप पीपीआई दे दे, पीपीआई कहने का मतलब कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर, किस में दिया जाता है, गैस्ट्रिक में दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। इसका नाम क्या है, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये जो जितने भी जोल नाम के जो दवा होते हैं, ये जो पीपीआई होते हैं, क्या करता है कि CYP2C19 जो एंजाइम होता है इसको क्या करता है कि इसको ये रोकता है, इनहिबिट करता है। तो जब ये पीपीआई के साथ अगर क्लोपिडोग्रेल दिए हैं उसके साथ पीपीआई दे देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे देंगे, तो ये क्या करेगा, ये CYP2C19 है इसको रोक देगा, इसको बनने ही नहीं देगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो क्लोपिडोग्रेल जैसे ही अंदर आप लेते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, यानी कि एक्टिव नहीं होगा। तो कभी भी क्लोपिडोग्रेल यानी कि जो एंटी प्लेटलेट जो ड्रग है कभी भी देते हैं तो इसके साथ पीपीआई नहीं देना है, यानी कि पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर है उसको अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि ये CYP2C19 जो एंजाइम होता है उसको बनने नहीं देता है, उसको रोक देता है। इसलिए क्या होगा कि क्लोपिडोग्रेल जो है शरीर के अंदर भी जाके वो इनएक्टिव ही रहेगा, यानी कि एक्टिव नहीं होगा। सो देयरफॉर पीपीआई आर अवॉइड इन क्लोपिडोग्रेल। अब देखते हैं कि CYP2C9 जो होता है एक एंजाइम होता है, इससे कौन कौन सा दवा बाहर निकलता है। तो इससे निकलता है वार्फरिन और फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक।
और वार्फरिन क्या होता है, एंटीथ्रोम्बिन। तो ये था कि कौन सा ड्रग किस एंजाइम से होकर पास होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है। इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि एंजाइम इंड्यूसर कहने का मतलब हुआ था कि कोई भी ड्रग अगर हम लोग लेते हैं तो शरीर के अंदर जाके लिवर में किसी भी एंजाइम का जो एक्टिविटी रहता है उसको बढ़ा देना। और एंजाइम इनहिबिटर जो होता है कि कोई भी ड्रग लेते हैं तो शरीर के अंदर जाके लीवर के पास जो एंजाइम का एक्टिविटी रहता है उसको इनहिबिट कर देना। जब कोई भी ड्रग के साथ एंजाइम का एक्टिविटी जब बढ़ा देता है तो क्या होता है कि दवा जो होता है जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है, मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा, फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ब्लड में बहुत कम देर तक रुकेगा, ब्लड में बहुत कम देर तक रुकेगा। उसके बाद जो एंजाइम इनहिबिटर होता है ये क्या करता है कि लीवर में एंजाइम का एक्टिविटी को कम करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ड्रग जो होता है काफी देर तक रुकता है, शरीर में रहता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है स्लो होता है और उसका जो इफेक्ट होता है ज़्यादा होता है, यानी कि दवा जो लंबे समय तक काम करता है। यानी कि कोई भी दवाई अगर एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जो एंजाइम इनहिबिटर होता है वो लंबे समय तक शरीर में रह सकता है, लंबे समय तक काम करेगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहेगा। लेकिन जो एंजाइम इंड्यूसर होता है तो वो क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म उसका जल्दी होगा, शरीर से जल्दी बाहर निकलेगा, ब्लड में कम देर तक रुकेगा और उसका जो दवा का इफेक्ट रहता है वो कम होता है। तो कौन कौन सा जो ड्रग होता है जो एंजाइम इनहिबिटर होता है और कौन सा ड्रग होता है कि एंजाइम इंड्यूसर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जीपीआरएस सेल फोन का एक निमोनिक है, इससे याद करते हैं। तो जी से होता है ग्रेसोफेल्विन, और ग्रेसोफेल्विन जो दवाई होता है ये एक एंटी फंगल दवा है। पी से हो गया फेनिटोइन, आर से हो गया रिफिम्पेपिन, एस से स्मोकिंग जिसमें कि आप लोग को बहुत मजा आता है, सेल से हो गया कार्बिमाजिपिन और फोन से हो गया फिनोबार्बिटोन। ये जो दवा होता है क्या करता है कि एंजाइम इंड्यूसर होता है, एंजाइम को एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन अब कौन कौन सा दवा होता है कि जो एंजाइम को एक्टिविटी को कम करता है। तो इसका जो निमोनिक होता है कि विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिटर। यहाँ पे विटामिन के का नाम नहीं लिया जा रहा है, बस ये एक निमोनिक है कि विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिटर। तो विटामिन से हो जाता है कि वेल्पोरेट, के से कीटोकोनाजोल, कांड से सिमेटेडिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एंजाइम से क्या हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन के अंदर इरिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, और इनहिबिट आईएन से क्या हो जाएगा आइसोनियाजाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आईएनएच भी लिखते हैं, आइसोनियाजाइड को शॉर्ट फॉर्म में आईएनएच लिखते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं कि वेल्पोरेट हो गया, कीटोकोनाजोल, सिमेटेडिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और आइसोनियाजाइड, ये क्या करेगा एंजाइम इनहिबिटर है। ये जो ड्रग होता है लंबे समय तक बॉडी में रहेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम जीपीआरएस सेलफोन वाली जो ड्रग देते हैं जैसे कि ग्लिसोफेल्विन हो गया, फेनिटोइन हो गया, रिफिम्पेसिन हो गया, स्मोकिंग हो गया, कार्बिमाजिपिन हो गया और फिनोबार्बिटोन नाम का जो ड्रग देते हैं, तो ये क्या करता है कि एंजाइम को इंड्यूसर करवाता है, यानी कि एंजाइम को एक्टिविटी जो रहता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, शरीर में कम रहेगा, ब्लड में कम देर तक रुकेगा और ड्रग का जो इफेक्ट रहता है वो कम देर तक रहेगा।